सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के गणित में एक नया पार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद बायोलॉजी में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसमें हम मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नया पार्ट है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। चलिए हम पहले क्रमचय और संचय में फर्क देख लेते हैं। क्रमचय यानी परम्यूटेशन। मान लीजिए हमारे पास x, y तथा z कोई 3 अक्षर हैं। अब इनमें से 2 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका कोई अर्थ निकले या ना निकले। तो वे होंगे xy, yz, zx, xz, zy तथा yx। यानी यहां क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि xy और yx 2 अलग अलग शब्द हुए। अब संचय यानी कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास टेनिस के कोई 3 खिलाड़ी हैं। वो 3 खिलाड़ी हैं x, y और z। अब हमें इनमें से 2 खिलाड़ियों की टीम चुननी है। तो हम टीम कैसे चुन सकते हैं? तो जो टीम होगी वो होगी xy, yz तथा zx। अब यहां ध्यान दीजिए, xy और yx टीम एक ही होगी तथा yz या zy टीम एक ही होगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। अब देखते हैं संचय की परिभाषा। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को हम NCR द्वारा प्रकट करते हैं और यह संचय कहलाता है। और NCR का सूत्र हुआ n फैक्टोरियल भाग n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब कुछ विशेष विधियां देख लेते हैं। हमारे पास प्रमेय है कि NPR बराबर होता है NCR गुना R फैक्टोरियल। अब इसे सिद्ध करते हैं। हम मान लेते हैं
कि n विभिन्न वस्तुओं में से हमें एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी? वह होगी NCR गुना R फैक्टोरियल, क्योंकि वे R वस्तुएं अपने स्थानों पर R फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो जाएंगी। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, यह संख्या NPR के बराबर होती है। तो हमें सूत्र मिल गया NPR बराबर NCR गुना R फैक्टोरियल। और यह सूत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रमचय और संचय में रिलेशन बताता है, जहां पर 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू N होगा। अब देखते हैं NC0 क्या होगा। NC0 को यदि हम खोलेंगे तो वो होगा N फैक्टोरियल भाग N माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। और जैसा कि हमें पता है 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, तो यह संख्या बनेगी 1। अब NCN को देखते हैं, वो होगा N फैक्टोरियल भाग N माइनस N का फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल, जो कि बराबर हुआ 1 के। अतः NC0 बराबर होता है NCN के। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, यदि NCA बराबर है NCB के, तो इस स्थिति में या तो A बराबर B होगा या फिर A बराबर N माइनस B होगा। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो N बराबर होगा A जमा B के। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संचय के उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, अब हम पौधों के परिवहन के बारे में कुछ और जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौधों के परिवहन के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन और वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण
एक समझौता। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तों में छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के टर्गर यानी स्फीति में बदलाव से होता है। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी एवं तन्यतापूर्ण होती है। रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती है और अंदरूनी भित्ति को अर्धचंद्राकार स्थिति में आने को मजबूर करती है। रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षा कोशिका की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ यानी माइक्रोफाइब्रिल भी सहायता करते हैं। सेल्यूलोज सूक्ष्म सूत्राभ के अभिविन्यास अरीय क्रम से होता है, न कि अनुदैर्घ्य क्रम से, जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिका की स्फीति समाप्त होती है तो तन्य आंतरिक भित्तियां पुनः अपने मूल स्थिति में आ जाती है। जब रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती है और रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। सामान्य तौर पर पृष्ठधारी पत्ती के निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि एक द्विपार्श्वीय पत्ती में रंध्रों की संख्या दोनों तरफ लगभग बराबर होती है। वाष्पोत्सर्जन कई बाहरी कारकों से प्रभावित होती है, जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य पादप कारक है, जैसे रंध्रों की संख्या एवं वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों में पानी की उपस्थिति और वितान रचना। जाइलम रस का वाष्पोत्सर्जित रूप में ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से पानी के निम्न भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। सासंजन, जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण। आसंजन, जल के अणुओं का ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण। पृष्ठ तनाव, पानी के अणु का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होना। पानी की ये विशिष्टताएं उसे उच्च तन्य सामर्थ्य प्रदान करती है, जैसे एक कोशिकात्व खिंचाव शक्ति से प्रतिरोध की क्षमता तथा उच्च कोशिकात्व अर्थात किसी पतली नलिका में चढ़ने की क्षमता। पौधों में कोशिकात्व को लघु व्यास वाले वाहिकीय तत्व जैसे ट्रैकिड एवं वाहिका तत्व से भी सहायता मिलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। जाइलम वाहिकाएं पानी को जरूरत के अनुसार जड़ से पत्ती की शिराओं तक पहुंचाती है, लेकिन वे कौन सी शक्ति है जो पानी के अणुओं को पत्ती की मृदु तक एक जरूरत के अनुसार खींच लाती है? जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है, चूंकि पानी में पतली परत कोशिकाओं के ऊपर लगातार होती है, अतः यह जाइलम से पत्ती तक पानी के अणुओं को खींचने में प्रतिफलित होती है। अधोरंध्री गुहिका तथा अंतरा कोशिका जगत के बजाय वातावरण में जल वाष्प की सांद्रता कम होती है, अतः पानी के पास की हवा में विसरित हो जाता है और यह खिंचाव पैदा करता है। वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण, मृदा से प्राप्त खनिजों का
पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना, पत्ती तक सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना और कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दो चित्रों में वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण दर्शाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्पित होता है पत्तों से और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और इससे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में रत पौधों को जल की अत्यंत ही आवश्यकता रहती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है। वर्षा वनों में आर्द्रता इसी जल चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। इस वीडियो में हमने सीखा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के बारे में और वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज पोशाक का उद्ग्रहण एवं संचरण, फ्लोएम परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इसी को हम अंग्रेजी में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, और साथ ही हम देखेंगे एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे पहले विषय के साथ यानी उच्चतम और निम्नतम। प्रत्येक एकदिष्ट फलन यानी मोनोटोनिक फंक्शन अपने परिभाषित प्रांत के अंत्य बिंदुओं पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ग्रहण करता है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, एक फलन है जो कि निरंतर ह्रासमान तथा वर्धमान है। इस प्रकार के फलनों को हम एकदिष्ट फलन के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक परिभाषा। मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है और c फलन f के प्रांत में एक आंतरिक बिंदु है। तब c को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h हो जो कि शून्य से बड़ा है कि c माइनस h और c प्लस h का जब हम एक विवृत अंतराल ले तो उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का मान जो है वो f ऑफ x के बराबर या उससे बड़ा हो। तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है। आगे बढ़े तो देखिए हमने परिभाषा का दूसरा भाग जिसमें कहा गया है c को स्थानीय निम्नतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h शून्य से बड़ा हो कि जब हम एक विवृत अंतराल c माइनस h और c प्लस h ले उसमें सभी x के लिए f ऑफ c का जो मान है वो f ऑफ x से छोटा या उसके बराबर हो। तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय निम्नतम मान कहलाता है। अब देखते हैं एक प्रमेय। मान लीजिए एक विवृत अंतराल I में f एक परिभाषित फलन है। साथ ही यह भी मानना है कि c जो कि I यानी एक विवृत अंतराल का कोई बिंदु है। यदि f का x बराबर c पर एक स्थानीय उच्चतम या एक स्थानीय निम्नतम का बिंदु है तो f डैश x बराबर शून्य है या f बिंदु c पर अवकलनीय नहीं है। इसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो देखिए हमने अगली प्रमेय जिसको हम कहते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। मान लीजिए कि एक फलन f किसी विवृत अंतराल में स्थित क्रांतिक बिंदु पर संतत है। तब जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं f डैश x का जो मान है वो शून्य से बड़ा है। इसमें समझने वाली बच्चों बात यह है कि x एक बिंदु से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का जो चिन्ह है वो धन से ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि बिंदु c के बाईं ओर और उसके पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान शून्य से बड़ा है तथा c के दाईं ओर और पर्याप्त निकट के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का मान शून्य से कम हो तो c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इसी प्रकार यदि चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित होता है तो c जो है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है। किंतु यदि चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ना तो वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और ना ही वो स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। वास्तव में इस प्रकार के बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखी एक और प्रमेय। मान लीजिए कि f किसी अंतराल I में परिभाषित एक फलन है और साथ ही ये दे रखा है कि c उस I में से एक बिंदु है। मान लिया हमने कि f c पर 2 बार लगातार अवकलनीय है। तब यदि f डैश c का मान शून्य के बराबर और f डबल डैश c यानी जो आपने द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त किया है उसमें यदि आप x का मान c रखें और उसका मान शून्य से छोटा हो तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय उच्चतम मान f ऑफ c है। आगे बढ़े तो हमने देखी अगली स्थिति। यदि f डैश c बराबर है शून्य के
किंतु जो द्वितीय कोटि का अवकलज है यानी f डबल डैश c है वो 0 से बड़ा हो तो x बराबर c स्थानीय निम्नतम का एक बिंदु है। इस दशा में f का स्थानीय निम्नतम मान f ऑफ c है। साथ ही में आखिरी स्थिति हमने देखी, यदि f डैश c बराबर होता है 0 के और जो द्वितीय कोटि का अवकलज हमने x बराबर c पे लिया है यानी f डबल डैश c लिया है वो बराबर हो 0 के, तो यह परीक्षण असफल हो जाता है। इसी के साथ ये प्रमेय समाप्त हुई। आगे बढ़े तो हमने देखा एक उदाहरण, एक फलन fx दे रखा है जो इस प्रकार से परिभाषित है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आगे बढ़े तो हमने इसका हल देखा। fx का मान दे रखा है 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो f डबल डैश x से पहले हम निकालेंगे f डैश x जिसका मान है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसको यदि आगे हल किया जाए तो 12x जो है वो इन सभी में कॉमन है। 12x लिया तो जो हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आगे बढ़े तो इस समीकरण को हल करने पर हमें x के 3 मान प्राप्त होते हैं, 0, 1 और माइनस 2, जिस पर f डैश x जो है वो 0 के बराबर है। तो जो द्वितीय कोटि का अवकलज f डबल डैश x है उसका मान आता है 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। अब इसको जब हमने आगे हल किया तो हमें मिला 12 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जो 12 के साथ गुणन हो रहा है। आगे आपके सामने आकृति दी गई है। आकृति की सहायता से हम देख सकते हैं कि f डबल डैश 0 जो है वो माइनस 12 आ रहा है जो कि 0 से छोटा है। f डबल डैश जो 1 है उसका मान 48 आ रहा है जो 0 से बड़ा है, तथा f डबल डैश माइनस 2 पे जब हम देखते हैं तो 84 आता है जो 0 से बड़ा है। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, जो हमको x के 3 मान प्राप्त हुए थे f डैश x को 0 के बराबर रखने पर 0, 1 और माइनस 2, उस मान को हमने द्वितीय कोटि के अवकलज में सिर्फ डाल दिया है जिससे हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और f स्थानीय उच्चतम मान यानी f ऑफ 0 जो है वो 12 है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि जब हम x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2 लेते हैं तो स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है और स्थानीय निम्नतम मान जो है वो f ऑफ 1 बराबर 7 और f ऑफ माइनस 2 बराबर माइनस 20 है। अब अगला विषय देखते हैं, एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। प्रमेय, मान लीजिए एक अंतराल I बराबर a b। यहाँ पर बच्चों जिस अंतराल की बात की गई है वो एक संवृत अंतराल है। इस पर f एक संतत फलन है, तब f का निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है, तथा f का निरपेक्ष निम्नतम मान होता है और I में कम से कम एक बार f यह मान प्राप्त करता है। इस प्रमेय के साथ जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा दूसरी प्रमेय में कहा गया है कि मान लीजिए संवृत अंतराल I पर एक f अवकलनीय फलन है और मान लीजिए कि I का कोई आंतरिक बिंदु C है। तब जो स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार होंगी। यदि C पर f निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। यदि C पर f निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर होता है 0 के। व्यवहारिक विधि में जब हमने देखा यानी वर्किंग रूल, उसमें कुछ चरण दिए गए हैं कि दिए गए अंतराल में f के सभी क्रांतिक बिंदु कीजिए, अर्थात x के वह सभी मान ज्ञात कीजिए जहां या तो f डैश x बराबर हो 0 के या f अवकलनीय नहीं है। इसमें हमने चरण 2 देखा कि अंतराल के अंत्य बिंदुओं को हमें लेना है, फिर हमें इन सभी बिंदुओं पर f के मानों की गणना करनी है और जो अंतिम चरण है उसमें चरण 3 में गणना से प्राप्त f के मानों में से उच्चतम और निम्नतम मानों को लेना है। यदि
उच्चतम मान f निरपेक्ष उच्चतम मान और निम्नतम मान f का निरपेक्ष निम्नतम मान होंगे। आगे बढ़े तो हमने देखा एक अगला उदाहरण, अंतराल दिया गया है एक समवृत्त अंतराल 1,5। इसमें f ऑफ x बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। हल में हमें यह ज्ञात है कि फलन जो है वो इस प्रकार परिभाषित है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसका जब हमने अवकलज प्राप्त किया तो हमें मिलता है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। आगे हल किया तो मिला 6 का गुना x माइनस 3 गुना x माइनस 2। जब इनको हमने यानी f डैश x जो प्रथम कोटि का अवकलज है उसको 0 के बराबर रखा तो x के मान 2 प्राप्त हुए, 2 और 3। अब हम इन बिंदुओं और अंतराल 1,5 के अंत्य बिंदुओं अर्थात x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 तथा x बराबर 5 पर f का मान जब हम परिकलन करके देखते हैं तो f ऑफ 1 मिलता है 24। आप बच्चों इसको अपनी पुस्तिका में हल कर देख सकते हैं। f ऑफ 2 मिलता है 29, f ऑफ 3 मिलता है 28 तथा f ऑफ 5 मिलता है 56। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतराल 1,5 जो कि एक समवृत्त अंतराल है, इस पर फलन f के लिए x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 56 और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपके इस अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत से आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाएं। पहला है इसमें सहप्रभाविता और दूसरा है इसमें अपूर्ण प्रभाविता। तो ये प्रश्न एकदम सरल है जिसमें आपसे दो चीजें पूछी गई है, उनको आपको समझाना है और उनके उदाहरण के साथ आपको उन्हें समझाना है। तो हम इनका एक एक करके इसका उत्तर लिखेंगे। तो देख लेते हैं हम इसका उत्तर अब कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम सहप्रभाविता को लिखेंगे। सहप्रभाविता में दोनों अलील एक ही समय में व्यक्त हो जाती है, जिससे F1 पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के जैसा दिखता है। एक जीन के दोनों अलील समान रूप से प्रभावी होंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में एबीओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। एबीओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन आई करती है। इस जीन आई के 3 अलील IA, IB और छोटा आई होते हैं। अलील IA और अलील IB दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए इन्हें सहप्रभावी कहते हैं। ये दोनों अलील एक दूसरे की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने संबंधित शर्करा का उत्पादन करते हैं। इसलिए एबीओ रुधिर वर्ग सहप्रभाविता का एक उदाहरण है। अब दोस्तों हम अपूर्ण प्रभाविता को लिखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता में जीन के दोनों अलील अपूर्ण या आंशिक रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे कि संतति मध्यवर्ती या अलग फिनोटाइप दिखाता है। श्वान पुष्प में पुष्प के रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है। इसके एकल संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में सारे गुलाबी पुष्पी पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति जनकों में किसी से मिलती जुलती नहीं थी और मध्यवर्ती विशेषताओं के साथ थी। इसका कारण अलील R का आंशिक रूप से अलील छोटे r पर प्रभावी होना था, जिसके परिणाम स्वरूप अलील छोटा r भी अभिव्यक्त हो जाता है और F1 पीढ़ी को मध्यवर्ती गुलाबी रंग प्रदान कर देता है। इसका जीनोटाइप बड़ा R छोटा r था।
आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब इसके बारे में भी हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो आपको वही यहाँ पर लिख देना है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। मानव नर हेटेरोगैमेटी दिखाता है। मनुष्यों में पुरुष दो अलग अलग प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, एक्स और वाई। मानव महिला एक्स गुणसूत्र वाले केवल एक प्रकार के युग्मक का निर्माण करती है। बच्चे का लिंग नर युग्मक के प्रकार से निर्धारित होता है, जो मादा युग्मक के साथ संगलित होता है। यदि निषेचन करने वाला शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है तो उत्पादित संतति एक लड़की होगी, और यदि निषेचन करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है तो उत्पादित बच्चा लड़का होगा। निषेचन करने वाला शुक्राणु के एक्स या वाई गुणसूत्र के साथ होने की समान संभावना है। इस प्रकार यह शुक्राणु का आनुवंशिक मेकअप है जो बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो ये वाला क्रॉस भी इसके उत्तर में लिख सकते हैं, ताकि अच्छे से और आप समझा पाए। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में भेद करो। तो इसमें आपको तीन चीजें दी हुई हैं। पहला आपको प्रभाविता और अप्रभाविता में भेद करना है। दूसरा आपको समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में भेद करना है। और तीसरा एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में आपको भेद करना है। सबसे पहले हम प्रभाविता और अप्रभाविता में भेद करेंगे। अब दोस्तों आपको अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको दो चीजों के बीच में भेद करना है, तो आप ऐसा डब्बा सा बनाकर इनके बीच में भेद दिखा सकते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। प्रभाविता, एक प्रभावी एलील खुद को एक अप्रभावी एलील की उपस्थिति या अनुपस्थिति में व्यक्त करता है। अप्रभाविता, एक अप्रभावी एलील केवल एक प्रभावी एलील के अभाव में अपने आप को व्यक्त करने में सक्षम है। प्रभाविता का उदाहरण है मटर के पौधे का लंबा होना, बीज गोल होना आदि प्रभावी विशेषक हैं। और अप्रभाविता का उदाहरण है मटर के पौधे का बौना होना, बीज झुर्रीदार होना आदि अप्रभावी विशेषक हैं। अब दोस्तों हम समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बीच में भेद करेंगे। समयुग्मजी में एक विशेषक के लिए दो समान एलील होते हैं। विषमयुग्मजी, इसमें एक विशेषक के लिए दो भिन्न एलील होते हैं। समयुग्मजी का उदाहरण है बड़ा आर या छोटा आर। विषमयुग्मजी का उदाहरण है बड़ा आर छोटा आर। समयुग्मजी यह एक ही प्रकार का युग्मक का उत्पादन करते हैं। विषमयुग्मजी यह दो प्रकार का युग्मक का उत्पादन करते हैं। अब दोस्तों हम एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के बीच में भेद करेंगे। एक क्रॉस जिसमें एक समय पर एक ही लक्षण लिया हो वह एकल संकर क्रॉस है, और द्विसंकर क्रॉस जिसमें एक समय पर दो लक्षण लिए हों। आइए दोस्तों अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि इन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करो। अब इसमें आपको कोई भी दो अलिंग सूत्रीय आनुवंशिक विकारों का यहाँ पर उल्लेख कर देना है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर चुनेंगे दात्र कोशिका अरक्ता, जो कि पहला हमारा अलिंग सूत्रीय आनुवंशिक विकार है, तो उसका हम उल्लेख यहाँ पर कर देंगे। यह अलिंग क्रोमोसोम लग्न विकार है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन है। इस विकार की एक विशेषता है कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार की हो जाती हैं, जो उत्परिवर्ती हीमोग्लोबिन अणु के कारण बनती है। इस रोग का नियंत्रण अलील का एक जोड़ा HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण तीन संभव जीनोटाइप में से केवल HBS वाले समयुग्मकी व्यक्तियों में दर्शित होता है। विषमयुग्मकी HBA/HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे लक्षण भी पूछे तो हम लक्षणों को लिख देंगे।
इसमें तेजी से हृदय गति, सांस फूलना, देरी से वृद्धि और यौवनारंभ, पीलिया, कमजोरी, बुखार, अत्यधिक प्यास, सीने में दर्द और कम प्रजनन क्षमता सिकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। अब दोस्तों हम अगले आनुवंशिक विकार का उल्लेख करेंगे जो कि हमने लिया है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। यह अलिंग क्रोमोसोम विकार है जो कि 21 की त्रिसूत्रता से होता है। अब इसके लक्षणों को हम जान लेंगे। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिरे का होता है, जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाल्म कीज होती है। शारीरिक, मन प्रेरक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। आइए दोस्तों अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वंशावली में इंगित करें कि क्या छायांकित प्रतीक प्रभावी या अप्रभावी एलील दर्शाते हैं तथा पूरे वंशावली का जीनोटाइप भी दें। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो भी यहाँ पे छायांकित, जो कि मैंने यहाँ पे काले शेडेड रंग से दिखाए हुए चिन्ह है, वो अप्रभावी या प्रभावी एलील को दर्शाते हैं और आपको पूरे वंशावली का जीनोटाइप भी देना है। अब ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा और मैं यहाँ पर इस वंशावली को बना देता हूँ। अब अगर आप पहले पीढ़ी को देखें तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर उनको दूसरी पीढ़ी की संतति चाहिए तो पहले पीढ़ी में जो नर होगा उसे समयुग्मजी प्रभावी होना पड़ेगा और उसके जीनोटाइप हम मान लेते हैं बड़ा ए, और जो माता होगी वो भी समयुग्मजी होगी लेकिन वो अप्रभावी एलील के साथ होगी तो हम उसके एलील मान लेते हैं छोटा ए। तो अगर हम इनको क्रॉस करवाएंगे तब हमें सारी की सारी संतति जो कि हमें दूसरी पीढ़ी में मिली है वो प्रभावित मिलेगी और इसके जीनोटाइप होंगे बड़ा ए। तो यहाँ तक हमने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जीनोटाइप पता कर लिए हैं। अब हमें तीसरी पीढ़ी का जीनोटाइप पता करना है, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में जो प्रभावित स्त्री थी, प्रभावित संतति थी, उसकी शादी एक अप्रभावित नर के साथ करा दी, जिसके बाद तीसरी पीढ़ी आई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें तीसरी पीढ़ी के जीनोटाइप पता करने और हम चाहते हैं कि ऐसा रिजल्ट आए जिसमें कि एक अप्रभावित हो और दूसरा प्रभावित संतति हो, उसके लिए जो दूसरी पीढ़ी के जनकों के जीनोटाइप होने चाहिए वो होने चाहिए बड़ा ए जो कि प्रभावित स्त्री के यहाँ पे जीनोटाइप है और एक छोटा ए जो कि अप्रभावित नर के नर जनक के यहाँ पर जीनोटाइप है। तो अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें आधी संतति मिलेगी जो कि अप्रभावित होगी और आधी संतति मिलेगी जो कि प्रभावित होगी, जैसे कि हमें तीसरी पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सही लग रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहली जो संतति है तीसरी पीढ़ी में उसके जीनोटाइप होंगे छोटा ए और जो दूसरी संतति है उसका जीनोटाइप होगा बड़ा ए। तो ये हो गए तीसरी पीढ़ी के जीनोटाइप पहले और दूसरी संतति के। अब हम दूसरी शादी की तरफ जाएंगे जहां पर कि सेम ही तरीके से शादी हुई है, एक प्रभावित स्त्री की अप्रभावित नर के साथ शादी हुई है। इसके बाद हम सेम ही यही क्रॉस करेंगे क्योंकि यही जीनोटाइप होगा इनका और इसके बाद जो हमको रिजल्ट आएगा वो यही होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि तीसरे, चौथे और पांचवें संतति का क्या जीनोटाइप होगा। तीसरे संतति का यहाँ पर जीनोटाइप होगा छोटा ए। चौथे संतति का जीनोटाइप होगा बड़ा ए जो कि प्रभावित है और पांचवी संतति का जीनोटाइप होगा छोटा ए जो कि अप्रभावित है। तो ऐसे करके हमने इस पूरी वंशावली के जीनोटाइप को पता कर लिया है। तो अब हमने जो पता कर लिया तो मैं उनको साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर और आप चाहें तो इसको अपनी नोटबुक में साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है,
रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है।
अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।